नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाते बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज बात करेंगे संसद सत्र की, जिसमें ये 14वें दिन भी जारी रहा हंगामा। तो इस हंगामे के पीछे आखिर वजह क्या है और कितना नुकसान हो रहा है इससे आम टैक्स पेयर का, और इसके जरिए क्या कुछ साधने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये भी आपको बताएंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी दलों ने जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिशें शुरू कर दी है। और अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो अब सपा ने चला है ब्राह्मण कार्ड। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पीडीए से पी से जो पिछड़ा हुआ करता था उसकी जगह अब पी से पंडित करना आखिर अखिलेश यादव की मजबूरी है या ये जरूरी है। तो किस तरह से वो पीडीए की डेफिनेशन उन्होंने बदली है और इसके क्या वजह है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और बात होगी झारखंड की, रांची की, जहां 13वें दिन पहुंचा है झारखंड में छात्रों का आंदोलन। असमंजस में है सरकार कि आखिर क्या करें, और आंदोलन कांग्रेस के लिए भी बना हुआ है सियासी सिरदर्द। आखिर कैसे होंगी कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते 14वें दिन भी नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में भी कार्रवाई बाधित। झारखंड में छात्रों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी, विधानसभा तक पहुंची गूंज। भाजपा ने मांगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा। केरल में सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का लगाया आरोप। नीट पेपर लीक मामलों पर 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। और यूपी की चुनावी बिसात पर अखिलेश यादव का नया अवतार। अब पीडीए में पी से पंडित की दी नई परिभाषा। राम मंदिर से ब्राह्मण सम्मेलन तक सपा का सॉफ्ट हिंदुत्व, मजबूरी या जरूरी। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद की, जहां पर गतिरोध आज भी जारी है। चर्चा से भागता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। पेपर लीक के बाद चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। हालांकि खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से राहुल गांधी और कुछ नेताओं से मुलाकात कल हुई थी, जिसमें चर्चा को लेकर सहमति भी बनी थी। लेकिन आज गतिरोध में कोई फर्क नहीं नजर आया। आज एक बार फिर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में चर्चा को लेकर एक दूसरे पर शब्द बाण चलाते हुए नजर आए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि खड़गे जी ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मंत्री सदन में आए और कौन सा मंत्री कब बोले। खड़गे ने कहा कि हमने केवल जायज सवाल उठाए हैं। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयान के लिए संसद की कार्रवाई को पिछले एक हफ्ते से ठप करके रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र में विरोध के अजब गजब नजारे इन दिनों लगभग रोज देखे जा सकते हैं। देश की बड़ी समस्या पेपर लीक पर कड़े कानून को लेकर सपा और कांग्रेस के सांसदों का कोई सुझाव नहीं आया, लेकिन राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी को लेकर सपा सांसद संसद भवन में चंदा चोरी का स्वांग लगभग हर दिन रच रहे हैं और यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा संसद के अंदर कुछ और होता है, लेकिन बाहर सपा के प्रदर्शन में वो शामिल हो जाती है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष के मुद्दों को तूल देकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, लेकिन सपा या कांग्रेस के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिसको लेकर पार्टी सदन को बाधित करे। पेपर लीक पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और चढ़ावा चोरी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ऐसे में रोज रोज बयान की मांग करके विपक्ष अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है तो यह पार्टी की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन देश के साथ इसका कोई सीधा सरोकार शायद नहीं दिखता है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सदन में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से वो जवाब चाहते हैं। Just I want, we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। He kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Whether it's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए संसद भवन से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है। संसद में जो कार्रवाई है वो आखिर बार बार बाधित हो रही है। ये कल इस तरह इस आशय की खबरें आई थी कि संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में संवाद हुआ है, तो आज संसद चलने की उम्मीद थी लेकिन नतीजा सिफर रहा। क्या जानकारी देंगे? देखिए, उम्मीद निश्चित तौर पर थी आज सुबह की संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चलेगी, लेकिन गतिरोध सत्ता और विपक्ष के बीच बना रहा और इस बीच हमने 2 बजे देखा कि हंगामे के बीच ही कराधान से जुड़ा जो संशोधन विधेयक है वो लोकसभा से पारित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें जो विदेशी निवेश भारत में होता है उससे जुड़े जो कानूनों में करों में बदलाव का प्रस्ताव है। ये विधेयक आज लोकसभा से हंगामे के बीच पारित हुआ, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक उस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच हमने देखा कि इस पर एक चर्चा को लेकर आगे बढ़ा गया। कल वॉकआउट के बाद एक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। आज विनियोग विधेयक राज्यसभा में चर्चा हो रही है, उम्मीद है कि पारित हो जाएगा। तो एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि संसद भी चल जाए, लेकिन प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो और विधेयक पर लंबी चर्चा हो, उसको लेकर अभी देखें तो प्रयास पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुए हैं। और उम्मीद यही है कि अब सत्ता पक्ष ने यह बात बहुत रेखांकित की है कि पहले सदन चलाइए, तब आप ये आरोप लगाइए कि गृह मंत्री संसद में नहीं आते हैं। गृह मंत्री तो हर दिन संसद में आ रहे हैं, अपने कक्ष में बैठ रहे हैं, लेकिन जब सदन चलेगा तभी तो वो कोई जवाब दे सकते हैं, या फिर जब उनसे जुड़ा जब बिल आएगा तो उस बिल पर तो जवाब देंगे ही। हम जानते हैं कि FCRA बिल सरकार लाना चाहती है और इसको लेकर कल जो राहुल गांधी से चर्चा हुई थी संसदीय कार्य मंत्री की, उसमें यह बात कही भी गई थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि FCRA बिल पर चर्चा होगी और उसका जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह को ही देना है। फिर आप पहले सदन तो चलाइए, सदन में गतिरोध तो खत्म कीजिए, फिर आप ये शिकायत कीजिए कि गृह मंत्री सदन नहीं आते हैं, गृह मंत्री जवाब नहीं देते हैं। सदन ऑर्डर में होगा, सदन चले गए तो फिर विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा। गृह मंत्री भी जो गृह मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसमें सदन में बैठेंगे, चर्चा होगी और उसका जवाब भी देंगे। तो FCRA बिल पर अब नज़र है कि क्या वो संभवतः सोमवार को लोकसभा में आएगा या उससे पहले कोई और रास्ता कल ही बनता है लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने का। ये देखने वाली बात होगी। ये जरूर है कि सत्ता और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का जो रवैया है उसकी वजह से सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए, इनकी जो रुचि है वो सिर्फ गोल पोस्ट बदलने में है, डिमांड करने में है, सदन चलाने में नहीं है। जी, निश्चित तौर पर
अगर इस बात को आगे समझने की कोशिश करें विनोद मिश्रा जी कि आखिर इसके पीछे सियासत क्या है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई सदन चलना चाहिए और सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, हर बात का, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, फिर भी संसद को ना चलने देना, ये क्या सियासत है और क्या एजेंडा है? निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके थोड़े से रूल समझने की कि सदन में विपक्ष के पास में ये अधिकार तो है कि वो कोई स्थगन प्रस्ताव लाए, कोई एडजॉर्नमेंट मोशन लाए, कोई इस तरह का मोशन लाए जो एक रूल में फ्रेम होता है और सदन में उसकी चर्चा की मांग विपक्ष कर सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये हमेशा होता रहा है संसदीय परंपरा में। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष जो स्थगन प्रस्ताव की बात करते हुए चर्चा की बात करते हैं तो उसमें वो मांग क्या कर रहे हैं? वो सीधे मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगे, वो सीधे बात कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर से जवाब ले। तो आप किस रूल पे और किस चर्चा से आप इस बात को कहना चाहते हैं, किस रूल के आप कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगना चाहिए और किस रूल से आप कहते हैं कि होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए? इसका मतलब है कि आपके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है। बीजेपी के भी जब विपक्ष में था, बीजेपी थी, तो ऐसे सदन में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी कई बार सदन को बाधित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय में ठोस मुद्दे होते थे। मुद्दे होते थे करप्शन के, मुद्दे होते थे 2G से लेके कोल स्कैम और सारे स्कैम की, इन सब सारे चीज़ों के लिए लोग मुद्दे थे और बीजेपी उसमें स्थगन प्रस्ताव ला के सदन को बाधित करने की कोशिश करती थी। लोगों ने देखा है और शायद लोगों को याद भी होगा। आप उसके ठीक विपरीत में आप जब ये लाते हैं कि आप राम मंदिर के मुद्दे पे सदन में चर्चा करना चाहते हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे जो ट्रस्ट की कार्रवाई थी उसके अलग, अब आप देखिए कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट डे टू डे SIT के बना के वहाँ उसके कामकाज की समीक्षा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस बात को लेके हर चीज़ पे अपनी नज़र रखी हुई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और SIT उसकी जांच कर रही है, जो भी तथाकथित चढ़ावा चोरी का मामला है, तो सपा का अंदर और बाहर का जो प्रदर्शन है उसको आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का जो सवाल है उस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सीधा साधा एक आप कह सकते हैं ये फ्रस्ट्रेशन में है कि छात्रों का जो भी, नौजवानों का, जेनजी का, आप जो भी कह लें, जंतर मंतर पर हुआ जो आंदोलन था उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका तलाश रही है और ये देश देख रहा है और ये चीज को समझ रहा है कि वो आंदोलन का एक अपना मिजाज था, लोग आए गए और वो अपना जेनजी कह के या जो भी कह के अपना गए। लेकिन आप उस आंदोलन के श्रेय लेने के चक्कर में आप बार बार उस पुलिस की कार्रवाई को लेके, आंसू गैस को लेके, पिलेट गन को लेके, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी हैं। दिल्ली पुलिस की सारी चीजों पे अभी भी जवाब मांगा जा रहा है। आप उठाना चाह रहे हैं कि आपको इसमें कुछ नहीं मिला, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने में धरना देके भी और छात्रों के आंदोलन से कोई क्रेडिट नहीं मिला, तो जेनजी के इस आंदोलन का क्रेडिट खुद राहुल गांधी लेना चाहते हैं। इसलिए ये सारी कार्रवाई आप देख रहे हैं और सदन बाधित है। रोज करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का पानी की तरफ बहाया जा रहा है और यह देश देख रहा है कि सदन और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आजकल हो क्या रहा है। ठीक बात है शैलेंद्र, क्या आगे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि सदन चलेगा? क्योंकि बार बार जैसा कि आपने भी बताया कि ये कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन एजेंडा सदन के बाहर कुछ और होता है, सदन के अंदर कुछ, भीतर कुछ और दिखने लगता है। ये देखिए, संसदीय राजनीति में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि कुछ आप आगे चलिए, कुछ हम आगे चलते हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच बातचीत के रास्ते निकाले जाते हैं। सरकार की तरफ से पहल भी होती है और हमने देखा कि कल पहल की गई। निश्चित तौर पर विपक्ष की रणनीति कई बार संसद के अंदर, सदन के अंदर और संसद भवन परिसर में थोड़ी सी अलग अलग नज़र आती है, लेकिन उनके अपने एक मुद्दे हैं और अब वो इस मुद्दे को उनको लगता है कि जो ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर कथित तौर पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, इस पर उनको लगता है कि वो सरकार को घेर सकते हैं, जबकि वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि और अधिक कड़े कानून वाला जो बिल है वो इसी सरकार ने इसी सत्र में सदन से पारित कराया है और बाकी जो मुद्दे हैं छात्रों के, उस पर सरकार ने एक कमेटी गठित की है और तमाम पहल की है जो इससे पहले की सरकारों ने बीते 30-40 वर्षों में नहीं किया था। लेकिन अपनी अपनी राजनीति भी होती है। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से लगातार पहल हो रही है और उम्मीद यही है कि अब रास्ता निकलने लगा है। जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष को भी अब लगता है कि हर दिन संसद को स्थगित करके क्या हासिल होने वाला है और जनता की जो जवाब को एक तरह से जवाब भी देना होता है,
तो ऐसे में एक रास्ता हुआ निकलता दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः कल, और अगर कल नहीं हो पाया तो सोमवार को जरूर एक रास्ता निकलेगा। और जब अगर FCRA बिल लाने को सहमति बनती है और विपक्ष इस बात को लेकर सहमति जताता है कि वो हंगामा नहीं करेगा, तो फिर उस पर हम देखेंगे कि गृह मंत्री भी सदन में होंगे और उस बिल की चर्चा के दौरान जवाब भी देंगे, तो एक रास्ता भी निकल आएगा। लेकिन ये सब रास्ता तब निकलेगा जब विपक्ष अपने इस रुख में थोड़ी सी नरमी लाए और वो इस बात को समझे कि सदन के अंदर अगर वो चर्चा चाहता है तो उसे अपने इस रुख से थोड़ा सा पीछे हटना होगा, क्योंकि सरकार एक कदम आगे बढ़कर गतिरोध खत्म करने को तैयार है। बिल्कुल ठीक बात। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि सदन में चर्चा तभी होगी, जब कोई भी बात आगे तभी बढ़ेगी जब सदन चलेगा दरअसल। और इसके लिए कि कोई भी जवाब दे, कोई भी सवाल हो वहां पर, उसके लिए ये जरूरी है कि सदन चले। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, हम आगे आपको जोड़ेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, और खास तौर पर सपा के PDA की बात करेंगे कि अब पी से पिछड़ा जो हुआ करता था वो हटकर पी से पंडित कैसे हो गया और क्यों हो गया। ब्रेक के बाद। ओ हरी भैया, ठीक अरे है, वाह। देखा जाएगा आगे। खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा सपा कर वालों से दे पूछा जाएगा। ऐसी फसल। क्या? धर्मेंद्र मैंने यादव नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? म्यूट दबाएं। इसमें किसी निवेश की जरूरत ही दबाएं नहीं। भैया। अच्छा, मुखिया जी, अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चला देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे सपा का ब्राह्मण कार्ड मजबूरी या जरूरी। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी दलों ने जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति लगातार नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है और अब ब्राह्मण सम्मेलन और सनातन की बातों के जरिए पार्टी अपने राजनीतिक दायरे का विस्तार करने का प्रयास कर रही है। सपा के ब्राह्मण और राम मंदिर चंदा चोरी कार्ड ने यूपी की सियासत में पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे बदलने की कोशिश की है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ब्राह्मणों और अगड़ों का विरोध करके ही एक समय में सपा ने अपनी MY हितैषी की पहचान बनाई थी, लेकिन अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में केवल पारंपरिक MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण सत्ता तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं दिखा और ऐसे में PDA के बाद अब ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव का खुद को सनातनी बताना और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को उठाना भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए पार्टी उन मतदाताओं तक भी संदेश पहुंचाना चाहती है जो अब तक भाजपा का मजबूत आधार माने जा रहे हैं। भाजपा इसे पूरी तरह से चुनावी रणनीति करार दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि समाजवादी पार्टी हिंदू समाज को जातियों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे केवल वोट बैंक की राजनीति बताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित बदल चुका है। पिछले कुछ चुनावों में उसे विभिन्न हिंदू समुदायों का व्यापक समर्थन मिला है और ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती इस सामाजिक समीकरण में राजनीतिक जगह बनाने की है। योगी आदित्यनाथ के चर्चित बयान कि बटोगे तो कटोगे ने भाजपा की रणनीति को साफ कर दिया है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक इंजीनियरिंग की नई बिसात बिछाती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण सम्मेलन और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति सपा के पारंपरिक वोट बैंक में नया विस्तार कर पाएंगी या इसे मतदाता महज चुनावी कवायद के तौर पर देखेगा? क्या सपा की यह रणनीति चुनावी मैदान में इतनी आसानी से कारगर हो सकेगी? क्योंकि दरअसल ब्राह्मणों और अगड़ों का विरोध करके ही सपा ने अपनी MY हितैषी की पहचान बनाई थी। इसमें अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने से लेकर संभल में तुष्टीकरण की सियासत के तहत एक समूचे हिंदू तीर्थस्थल पर ही आंखें मूंद कर बैठी रहने वाली सपा की सरकार ने को अपना अतीत परेशान भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विचारधारा में बदलाव है या सिर्फ चुनावी गणित?
और क्या उत्तर प्रदेश का मतदाता इस नई राजनीतिक रणनीति को स्वीकार करेगा या फिर पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा? क्योंकि ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब कुछ जानती है। तो कहा जा रहा है कि पब्लिक है, सब जानती समझती है, बहुत ज्यादा उसके जो आप कुछ भी सियासी समीकरण चलाएं, पब्लिक उसको समझती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए में पीडी का अर्थ अब पंडित है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सपा और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है, लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सपा कभी भी ब्राह्मण समाज के लिए चिंतित नहीं रही है। फुटेज देखिएगा, उसमें एक भी ब्राह्मण नजर नहीं आएगा। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वही नजर आएंगे, रजिस्टर्ड इनके हैं, और समाजवादी पार्टी का सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल वोट बैंक बना करके राजनीति करते हैं। इनके ही रीति में गुंडे, फसाद, लड़ाई झगड़े, दंगे सब होते रहते हैं। इनका कोई लोकतंत्र में भरोसा नहीं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और सपा की यही स्थिति है। जो भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया, और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सरकार विकास का काम करना चाहती है। और क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुनाते हैं आपको। उनकी मंशा है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। सरकार विकास का काम चाहती है। सदन जनता ने चुन के भेजा है चर्चा के लिए, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि कम से कम दर्जनों विधायक इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या भाई आप चलोगे वहां मंदिर में दर्शन करने? 100 रुपया चंदा दिए हो, मस्जिद में तो दिए ही नहीं है, वहां मंदिर में चंदा दे दिए। इनके मालिक कह दिए कि जाओ तुम लोग वहां चिल्लाओ, तो वो चिल्ला रहे हैं और कुछ है नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जो मुस्लिम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमको समझाने की, बल्कि हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए
कि ये आखिर जो पूरी सियासत बदली है या जो भी सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जा रहा है, उसके नाम पर इसको सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये पूरी गुणागणित उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में? देखिए, इस चीज़ को देखें कि पीडीए एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स जब आप देखते हैं तो ये डेफिनेटली 2024 में ये पॉलिटिकल नैरेटिव काम आया था और ये पॉलिटिकल नैरेटिव काम किया भी था। अब ये अलग बात है कि सपा और कांग्रेस में इस बात के लिए भी अपने आप में दोनों के बीच में फाइटिंग है कि भाई ये जो दलितों का वोट मिला था वो पीडीए के कारण मिला था या राहुल गांधी का मिला था, ये दोनों का अपना अपना सवाल है। लेकिन ये सारे पीडीए का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो पीडीए का पॉलिटिकल नैरेटिव बंगाल के, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद कैसे उसमें झोल पैदा हो गया और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन ने कम से कम अभी जो देश में पॉलिटिकल नैरेटिव रीजनल पार्टी के हैं उसको तो एक बहुत बड़ा डेंट किया ही किया है। तब अब आप देखिए, जो पीडीए में कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक होते थे वो आज क्या ऐसा बन गया उत्तर प्रदेश में इन वर्षों में, 1-2 साल में आते आते, कि आप वो पीडीए में अखिलेश जी सीधे कह रहे हैं कि पीडी का मतलब पंडित है और कभी ये ना कह दें कि ए का मतलब अंग्रेज है, उसमें छूट जाएगा बेचारा अल्पसंख्यक। तो ये जो बदलते हुए जो समीकरण है, गणित है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये एक चीज दिखाता है साफ साफ कि ये बात सपा के सुप्रीमो को, अखिलेश यादव को पता है कि सिर्फ पीडीए कह के, एमवाई कह के सत्ता में वापसी मुश्किल है। तो ये सारी चीजें अब जब कवायद देख रहे हैं कि उनमें वो कोई और वर्ग चाहिए जिसको वो चाहते हैं कि इस पीडीए में आने से उनका गणित थोड़ा मजबूत होता है। ये गणित मजबूत करने में आप देखिए कि सपा में किस तरह से पिछले 1 हफ्ते से पार्लियामेंट के बाहर किस तरह का स्वांग रचाया जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पे, किस तरह अभी यूपी के असेंबली में किस तरह का स्वांग रचाया जा रहा है। तो ये सीधा मतलब है कि अगर राम मंदिर की चर्चा करते करते आप अपने को सबसे बड़े सनातनी कहने लगे हैं तो ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ जब आपको पूछते हैं कि इसके बाद राम मंदिर के बाद एक टास्क तो अभी बाकी है कृष्ण जन्मभूमि की, तो आप चलिए कृष्ण जन्मभूमि, वहां पे आपकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी सियासत की। तो ये सारे सवाल है कि सिर्फ पीडी का मतलब पंडित होता है और ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है, ये नैरेटिव सपा का कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा कि ये कितना असरदार ये पीडीए का नैरेटिव्स होगा। जी बिल्कुल, देखने की बात होगी क्योंकि वोटर किस तरह से इसको लेते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो बात ये होती है कि भाई एमवाई से पीडीए तक की यात्रा और पीडीए में भी डेफिनेशन चेंज करना, इसको बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि ये जरूरी है या मजबूरी है? निखिल जी, आपकी चिंता बहुत जायज है और एक सजग पत्रकार होने के नाते आपका पूछना भी बिल्कुल जायज है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, मैं 5 शब्द बोल रहा हूं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, जी ये किसके लिए बोल रहा हूं? जी सूर्य के लिए बोल रहे हैं। सूर्य के लिए बोल रहे हैं जी, सूर्य के लिए बोल रहे हैं ना। वही मैं कहना चाह रहा था कि पीडीए जैसे जो पीड़ित है वही पीडीए है। आप मुझे बताइए, ब्राह्मण पीड़ित नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई 2017 में, उससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में परशुराम जयंती पर छुट्टी होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टी कैंसिल कर दिया। राकेश त्रिपाठी जी ब्राह्मण है, बैठे हुए आपके पैनल में, बताएंगे क्या ये ब्राह्मण प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का? तो अगर हमारे साथ कोई पीड़ित जुड़ रहा है, वो चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आधी आबादी हो। अभी आपने देखा जंतर मंतर पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए। अब जो बेटियां हैं उनके साथ हम खड़े हैं, वो भी पीडीए हैं। उस बेटियों में अगड़ा भी है, कोई पिछड़ा भी है, कोई दलित भी है, कोई अल्पसंख्यक भी है, कोई दूसरे धर्म का भी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और उसी आंदोलन में आपने देखा होगा कि बच्चों के कपड़े फाड़ दिए गए, वो यूथ है जो आप एमवाई समीकरण कह रहे हैं, इसमें महिला भी है और यूथ भी है। तो पीड़ितों की, अगर पीड़ितों की ही खाली बात करेंगे प्रोफेसर साहब, तो अगर पीड़ित हैं तो पीड़ितों का तो जो परिभाषा है वो तो बहुत व्यापक हो जाएगी। पीड़ित तो फिर किसी जाति धर्म तक नहीं है, पीड़ित ही अपने आप में समाज है, पीड़ित ही अपने आप में कौम है। तो आप उसमें फिर क्यों इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि ये ब्राह्मण है तो पीड़ित है, ये पिछड़ा है तो पीड़ित है? वही तो समाजवाद है, वही तो समाजवाद है। आप समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने समाज में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि उस खाई में हमें ये बोलना पड़ रहा है जो सबसे पीड़ित है। इसका मतलब पीड़ितों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गई है। अगर नहीं, जैसे कल आप लोगों ने बताया कि जो आपके हिसाब से जो कल आप लोगों ने बताया कि जो सबसे पीड़ित है वो ब्राह्मण है,
अब फिर आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुओं का इनकाउंटर किस बिरादरी का हुआ है? आप पत्रकार हैं, बताइए, बता दीजिए आप देश को। ये राकेश जी बताएंगे। नहीं ठीक है। नहीं, आप क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, आप क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों नहीं बताएंगे? आप देश के पत्रकार हैं, चौथे स्तर। नहीं सर, आप अपनी बात रख रहे हैं। मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है सर। बताइए, मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। आप उसमें जो चाहे वो बता सकते हैं सर जी। नहीं, आप देखा, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के सरकार के इनकाउंटर की जानकारी अगर आपको नहीं है, फिर तो ये महिमा मंडन बंदी कर देना चाहिए। नहीं, कोई महिमा मंडन नहीं है। अब अगर सर हम ही को चुनौती देंगे तो हम तो बहुत सारे डाटा आपके सामने में रख देंगे। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं सर। इस पैनल में क्योंकि इसके पहले जो हम लोग जिस तरह से उसको समझते थे कि भाई अपराधियों की जिनका एनकाउंटर हो रहा है वो अपराधी हैं, तो उनकी तो कोई जाति नहीं है। लेकिन अब आपने बताया कि भाई जिनका एनकाउंटर हो रहा है उसको उसमें भी जाति ढूंढेंगे, तो ये आप ही को मुबारक हो सर। अब मैं इसमें क्या बोलूंगा, इसका जवाब तो राकेश त्रिपाठी देंगे। फिलहाल अपनी बात खत्म करें सर। इस तरह से आप भग सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। मैंने आपको सरकारी आंकड़े पूछे, सरकार इनकाउंटर के आंकड़े जारी करती है, उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जो फर्जी इनकाउंटर हैं, और आज भी अगर उसकी जांच निष्पक्ष हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को पता चल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने निर्दोषों को ढूंढ कर मारा है, और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छा रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 17,000 इनकाउंटर हुए हैं, तो इसका मतलब इस प्रदेश में 17,000 अपराधी पिस्टल और अवैध असलहे लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमला कर रहे हैं, और उसी को आप कानून व्यवस्था कह रहे हैं। तो ये दोनों विरोधाभास कैसे हो सकता है? यही तो सवाल हमारा बार बार उठता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो सहयोगी है, क्योंकि इसे पता है कि अगर परतें खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग उस जद में आएंगे, इसलिए उसको लगातार ढकने का प्रयास किया गया। पहले तो एफआईआर नहीं की गई, फिर एसआईटी जो बनाई गई, एसआईटी पर लगातार सवाल खड़े हुए, और उस एसआईटी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आपत्ति दर्ज कराई और बोली नई एसआईटी बना दो। तो आज उत्तर प्रदेश नाक तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये फैक्चुअल गलत है। आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन फैक्चुअल जो है, आपने कहा कि एसआईटी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को रखते हुए क्या आप एक नई एसआईटी गठित कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमारी जो एसआईटी थी वो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और उसका काम पूरा हो चुका है, अब पुलिस जांच कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी एक एसआईटी गठित करना चाहते हैं जिसमें न्यायिक जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सीनियर लेवल के हों, वो उसमें शामिल रहे। अभी तक यही है और वो उसकी जांच कर रही है। सर अपनी बात पूरी करें। अब ये तो सर आपका विवेक है कि एक एसआईटी और गठित कर दिया। बात विवेक की बात नहीं, मैंने तो फैक्ट रखा है। अगर आप मुझे इसको गलत साबित कर सकते हो तो कर दीजिए सर। नहीं, मैं गलत नहीं साबित कर रहा। देखिए, आप लोग तो सदा सत्य है, मैं तो इस पे गलत कह ही नहीं रहा हूँ। आप लोग सदा सत्य है, और शायद इस देश का इतिहास इस बात को जानेगा कि आप लोगों की सत्यता की वजह से आज लोकतंत्र यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई सवाल है। मैं फैक्ट की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। अभी आपने देखा, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड। लखनऊ से लेकर के कानपुर तक का एक्सप्रेस वे बना सबसे महंगा, और वो 18 जगह पर धंस गया। ये है भ्रष्टाचार। और पानी की टंकी किस तरह से गिर रही थी, राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके आसपास अगर कोई टंकी हो तो बच के बैठिएगा, नहीं तो उसके नीचे आप दब भी सकते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जाने का बेला है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जेनजी के प्रोटेस्ट को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। इस देश के जेनजी के जो इनके अधिकार मारे गए, जो उनके खिलाफ एक तरह से नौकरियों में आरक्षण छीना गया, जो उनको नौकरी नहीं दी गई, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको और हमको सबको ये दूसरे नैरेटिव में लेकर जाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, इस देश में संविधान है और देश के लोगों के प्रति सबकी जवाबदेही है। हम उस जवाबदेही के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद बेहतर काम होगा। ठीक है सर, जो आपने आखिरी पैरा बोला उससे लगने लगा है कि चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से, और राकेश त्रिपाठी को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग संवेदनशील नहीं हैं, आप लोग भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो पीड़ित है वही पीडीए है, ये कहना है सपा का। लेकिन निखिल, पीडीए तो छल है, पीडीए प्रपंच है, पीडीए धोखा है, और पीडीए जातिवाद की वो चाशनी है जिसको चटा करके ये फिर सत्ता में आना चाहते हैं। ये संभव नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वोट बैंक के नाम पर अपना बैंक बैलेंस बनाने की जो पुरानी प्रवृत्ति रही है ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको पहचाना है और 2014 के बाद से लगातार खारिज किया है।
और इसीलिए ये नया मुलम्मा चढ़ा करके आए। ये जानते थे कि ये MY के समीकरण तो जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको आता कुछ और है नहीं, समाजवाद के नाम पर केवल जातिवाद करना ही जानते हैं। इसलिए MY को किनारे रख करके ये नई थ्योरी लेकर के PDA की आ गए, और PDA में रोज परिवर्तन करते हैं कि PDA का फुल फॉर्म आज से ये नहीं ये होगा, जबकि PDA का वास्तविक फुल फॉर्म स्थायी तौर पर केवल एक है। PDA में P मतलब परिवार और D मतलब डिंपल, A मतलब अखिलेश, यानी परिवार में भी केवल डिंपल और अखिलेश। यहां चाचा रामगोपाल यादव के लिए कोई जगह नहीं, चाचा यहां पर आजम खान के लिए कोई जगह नहीं, शिवपाल यादव के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं। अब समाजवादी पार्टी केवल और केवल डिंपल और अखिलेश के इर्द गिर्द ही चल रही है। इस बात की स्वीकारोक्ति सार्वजनिक मंचों पर PDA के नाम पर अखिलेश यादव जी ने की। अब इस हिडन एजेंडा को, इसके हिडन अर्थ को अगर लोग समझ ना पाए तो मुझे लगता है ये नासमझी है। समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश करे कि जाति के जंजाल में उत्तर प्रदेश को उलझाने की कोशिश करे, उत्तर प्रदेश उलझने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। वो उत्तर प्रदेश जो अंधेरे में डूबा रहा करता था, वो उत्तर प्रदेश आज बिजली के मामले में आज एक अनुकरणीय उत्पादन आज बिजली में हमने दिखाया है। आज 32,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की सप्लाई करने का काम आज उत्तर प्रदेश की धरती से हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर माफिया और अपराधियों की रोज चर्चा हुआ करती थी, और देखिए कैसे धर्मेंद्र यादव के भी डिस्कशन में तुरंत अपराधी आ गए कि कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। भाई अपराधियों का एनकाउंटर में आप जाति देखिए, हम केवल अपराधी देखते हैं, उसकी अपराध की प्रकृति देखते हैं, जिस प्रकृति का अपराध किया। और अभी धर्मेंद्र यादव पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में असलहे कैसे लोगों के पास है। हाँ, आपके समय से असलहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो हमने असलहों की फैक्ट्रियां बंद कराई, वरना जो एक जिस तरह से मूवी आई ना, वेब सीरीज मिर्जापुर, कि कैसे कट्टों का व्यापार हुआ करता था, यही तो उत्तर प्रदेश की छवि थी कि कैसे गुलशन कुमार हत्याकांड में भी मेड इन बम्भौर की पिस्टल पहुंच जाया करती थी। उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, जिले जिलों में अवैध असलहे बना करते थे। लेकिन आज हमने कैसा परिवर्तन किया है कि आज सैंडीला में वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बन रही है, जो आज दुनिया भर में निर्यात करने का काम कर रहे हैं। आज ब्रह्मोस की मिसाइलें लखनऊ से बन रही हैं, जो दुनिया भर में आज अलग अलग रक्षा सेवाओं में लोग अलग अलग देश इस्तेमाल करने के लिए मांग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदली है कि AK असॉल्ट राइफलें जो आज रायबरेली से बन रही हैं, आज हमने उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। आज उत्तर प्रदेश ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है। केवल सैफई गांव का विकास उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, केवल लखनऊ का कॉस्मेटिक विकास नहीं है। गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को आज हमने जिस तरह से जोड़ा है, ये जाति से तोड़ने की कोशिश करेंगे। और केवल हिंदुओं में विभाजन, आखिरकार मुसलमानों के भीतर अरजाल और असराफ की बात क्यों नहीं करते हैं? वहां सिया और सुन्नी की बात क्यों नहीं करते हैं? वहां पसमंदा की बात क्यों नहीं करते हैं? वहां जातियों का विभाजन क्यों नहीं देखते हैं? क्यों हिंदुओं के भीतर ही बारंबार जातियों का विभाजन देखते हैं? ये स्वीकार नहीं करेगा। और विशेष करके ब्राह्मण बिरादरी तो बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं, क्योंकि ब्राह्मण प्रज्ञावान है, चेतनावान है। ब्राह्मण के अंदर इस प्रकार का जातिवाद नहीं है, वो समाज के लिए अपना जीवन जीने वाला है। तो कितनी भी चेष्टा करिए आप कि ब्राह्मणों के ऊपर डोरे डालिए, उनको पहलाने की कोशिश करिए, बरगलाने की कोशिश करिए, आप क्या घोषित करना चाहते हैं? आप ब्राह्मण के नाम पर अपराधियों को ब्राह्मण का सिंबल स्थापित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं आप, ये स्वीकार नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हो या देश का ब्राह्मण हो, वो आज विकास के एजेंडे पर विकास के साथ चलेगा। इसलिए धर्मेंद्र यादव जी भड़काने की कोशिश मत करिए। और एक एक सवाल पर जवाब देंगे। आपने टंकियों की बात पूछी, सड़क की बात पूछी, ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि भाजपा की सरकार में टंकियां बन रही हैं। आपकी सरकार में टंकियां बनती नहीं थी। आज भाजपा की सरकार में हमने सड़कें बनाई है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं। आपकी सरकार में बना नहीं करती थी। आपके सरकार में तो केवल अलाइनमेंट कैसे चेंज करके जमीनों को जज्ब कर लिया जाए, कैसे उसमें भ्रष्टाचार कर लिया जाए, इसकी कोशिश करते थे। लेकिन हम एक शेर केवल पढ़ेंगे इतना कि गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। हम घुड़सवारी कर रहे हैं तो हो सकता है गिर जाए, हो सकता है कि कहीं किसी सड़क पर में कोई रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ जाए, हम परिष्कार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, हम टोल लेना रोकेंगे, लेकिन आपके विकास के एजेंडे से बाहर नहीं जाने देंगे। आपको भी विकास के सड़क पर ही लेकर के आएंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। इससे पहले कि धर्मेंद्र जी आप अपनी बात रखें, मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से राजा कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बाइट जो है वो अखिलेश यादव की जरा प्ले करें। मैं अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए इसको दिखाना चाहता हूं। सरकार
26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर एफआईआर कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। तो बच्चों के खाने में घोटाला। चलिए, ये दरअसल मुझे लगता है कि कुछ गलत संदर्भ की जो बाइट है वो इस पे आई है, लेकिन हम उसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिसको धर्मेंद्र यादव जी, एक तो 1 to 1 आप उनका जवाब देना चाह रहे थे, आप 1 to 1 उनका जवाब देना चाह रहे थे, वो आप उनको देंगे ही। लेकिन उन्होंने बात कही कि आप किसी की भी बात करें, आप किसी की भी बात करें, लेकिन पीडीए जो है वो परिवारवाद तक ही सीमित है आपका। ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो आपके ऊपर चस्पा है। और दूसरी बात ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार भी हम जातिवाद ही देखेंगे या कुछ विकास के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, उसका भी मुकाबला करने की कोशिश करेंगे आप लोग? निखिल जी, अफसोस इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे राकेश भाई खुशी दुबे को भी अपराधी की कैटेगरी में डाल देते हैं और उसके साथ अन्याय को जस्टिफाई करते हैं। ये पूरा ब्राह्मण समाज इस शो को अगर सुन रहा होगा, देख रहा होगा, इससे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने का भेद क्या है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे विकास किए हैं जो सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता में भी नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी किसी भी सरकार में नहीं हुआ, आजादी के बाद भी नहीं हुआ। आजादी से पहले जो कर रहा था उसके बारे में आप लोग जानते हैं। आजादी के बाद जिसने किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उस महापाप का पाप का घड़ा भर चुका है। उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को देंगे। ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चढ़ावा चोरी के बाद पेपर चोरी यानी कि मंदिर जो आपका शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में चोरी, चाहे भगवान के मंदिर में चोरी, शिक्षा के मंदिर में भी चोरी का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो चोरी का विकास एक बार दो बार नहीं हुआ है, 152 बार विकास कर लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में मिला करके। और आज भी एनटीए के चेयरमैन को हटाने की हिम्मत और हैसियत भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री, इवन प्रधानमंत्री की भी नहीं है कि एनटीए के चेयरमैन को हटा करके एक निष्पक्ष परीक्षा कराई जा सके। उसके अलावा जो विकास इन्होंने किया है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में विकास किया है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को कैसे प्रभावित किया जाए, उसके बाद इलेक्शन को कैसे प्रभावित किया जाए। ये सारे विकास इस बार इस देश की जनता और देश के युवा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसीलिए बांकीपुर की जो सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी अपना बूथ भी हार जाते हैं और अपनी विधानसभा सीट भी हार जाते हैं। ये अहंकार है, और अहंकार जिस दिन किसी के मन में आ जाए, इसका मतलब वो रावणत्व की तरफ जाने लगा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी रावणत्व की तरफ प्रस्थान कर रही है, उन्हें ये मुबारक। ठीक है सर, आप शॉर्ट रखेंगे थोड़ा, समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो आप थोड़ा शॉर्ट रखेंगे सर, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। राकेश त्रिपाठी जी भी आप भी जल्दी से जवाब दीजिए, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा शॉर्ट रखिएगा आंसर। जी निखिल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से उनको आपने धारा प्रवाह बोलने दिया। सर मैं कह रहा हूं, पहला राउंड देखिए आपके साथ बात की थी। सर सुन तो लीजिए धर्मेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दे रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। अरे मुझे 20 सेकंड बोलने देंगे सर, मुझे 20 सेकंड दीजिए सर, अदरवाइज हम एक दूसरे से बात करते रहे। मैं ये कह रहा हूं, पहले राउंड में आपने भी खूब बोला, मैंने बल्कि क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, आपने भी उसका जवाब दिया, वो बोलते रहे, मैंने उनको भी नहीं टोका। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास समय कम हो रहा है, तो सेकंड राउंड थोड़ा जल्दी करेंगे। यही मैंने राकेश जी के साथ कहा भी है अभी कि भैया थोड़ा जल्दी जवाब देके खत्म करिएगा, अभी मुझे विनोद जी के पास भी जाना है। तो आपकी पॉइंट मुझे लगता आ गया है, अब उनसे जवाब ले लें। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनसे। राकेश त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड मैं तो निखिल जी केवल इतनी बात कहूंगा, उत्तर कुछ कहना चाह रहे हैं अगर धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। मैं निखिल जी, मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा था और मात्र 2 बातों का जवाब दे पाया। जल्दी करिए सर, चलिए मैं वो भी कह रहा हूँ, जल्दी करिए सर। और एक शिक्षा के मंदिर की चोरी, मैं 2 ही बात में बोल पाया, जल्दी करिए। इसके अलावा आरक्षण की चोरी तो भी बोल सकता हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आउटसोर्सिंग करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है, वो जेनजी पूरी तरह से समझ रहा है। ये कितना भी कर लें कि पीडीए का मतलब क्या हो गया, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ये करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य का ख्याल रखती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का ख्याल रखती है, पीड़ितों का ख्याल रखती है, पंडितों का ख्याल रखती है। और खुशी दुबे पे आप जरूर बोलिएगा त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये शो पूरा दुनिया देखता है। खुशी दुबे का क्या अपराध था, ये आपको बता के जाना पड़ेगा आज। ठीक है। इसका क्या अपराध था, न्यायपालिका तय करती है, और न्यायपालिका ने तय किया है। कितने लंबे समय तक जमानत क्यों नहीं मिली है, ये न्यायपालिका से स्पष्ट हुआ है। आप जाति के आधार पर तय करते रहिए, हम विकास 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 कहते रहेंगे, और ये विकास दुबे कहते रहेंगे। आपको विकास दुबे मुबारक, हमें हमारा विकास मुबारक। हम विकास पर ही बात करेंगे, आप विकास दुबे पर करते रहिएगा, खुशी दुबे पर करते रहिएगा। आपके लिए इलेक्शन का एजेंडा यही होने वाला है, आप स्टार प्रचारक बनाइएगा, आपको बहुत मुबारक।
लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था आज हमारे प्रचार का सबसे बड़ा हथियार होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम किया है और कैसे हमने आज एक एक विषय का विकास। आपने आज परीक्षाओं के लीक की बात जब उठाई तो शर्म नहीं आती है? वो लोग कह रहे हैं जो सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार करते थे कि थोड़ी बहुत नकल तो मैंने भी कर ली है, और कौन नहीं पास करने के लिए नकल कर लेता है। सपुस्तकीय परीक्षाओं के लिए जो वकालत किया करते हो, जिन्होंने आते ही सरकार में नकल विरोधी अध्यादेश को हटा देने का काम किया हो, सामूहिक नकल के लिए उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम किया हो, और जिनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अनिल यादव को कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी करते हुए हटाया गया हो कि आपने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को आज ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर लाकर बैठा दिया है। अभी भी प्रयागराज के प्रतियोगी परीक्षार्थी भूले नहीं है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में कितनी लाठियां उनके शरीरों पर चटकी थी। शर्म आनी चाहिए आपको, तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मंदिर के मुद्दे पर कैसे बेशर्मी कर लेते हैं, जिन्होंने मंदिर निर्माण में हर प्रकार से बाधाएं उत्पन्न की हो, जो कभी मंदिर में स्वयं दर्शन करने नहीं गए हो। अब तक अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए नहीं गए, जिन्होंने मंदिर में हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम किया, कारसेवकों पर गोली चलाने का काम किया, आज वो मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं। अजब स्थिति है। जब मतलब जो नकल के पैरोकार वो आज नकल पर बोल रहे हैं, जो मंदिर के विरोधी, जो मजहबी तुष्टीकरण के समर्थक वो आज मंदिर पर बोल रहे हैं। आपके इन बातों पर जनता विश्वास करती नहीं है क्योंकि आपके आत्मा की शुद्धि नहीं है। आपके कहे गए वचनों में आपको छल, आपका प्रपंच लोगों को दिखाई पड़ जाता है। ठीक है। विनोद मिश्रा जी, मैं ये जानना समझना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, अगर इसको समझूं मैं आपसे, कि क्या ये जातिवाद ही चलता रहेगा या विकास की भी कुछ बात होगी इस बार चुनावों में? मैं तो धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब मिश्रा जी को शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मेंद्र जी, याद है कि मैं याद दिलाऊं, मैं वही बाइट आपको सुनाने जा रहा था। आप पत्रकार को जब जाति पूछ के उसको पूछते हैं सवाल में कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और उसके बाद सवाल पूछने पे कहते हैं कि मिश्रा जी शर्म करो, तो कम से कम ये पीडीए में अगर आप मिश्रा जी आ गए हैं तो अब मिश्रा जी को यूपी में शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात कि ये सपा की अच्छी पहल है कि पिछले दिनों सपा में एक जो नया डॉक्ट्रिन आया था जिसमें वो बुद्धिजीवियों के साथ में सम्मेलन का एक सिलसिला आगरा से शुरू किया है, और ये अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी भी समाज के हर तबके से जुड़ने का और संवाद करने की पहल बनाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी मानते हैं, अगर अखिलेश जी ब्राह्मणों से बुद्धिजीवी मान के संवाद करते हैं, तो मुझे इस बात को हैरानी तो है और अफसोस भी है कि क्या ब्राह्मण के बात करके और पूरे जो लिस्ट था इनकाउंटर में सबसे ज़्यादा उनको ब्राह्मण ही मिला? क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है? आप क्या साबित करते हैं? आप जात पे आएंगे तो आप एक तरह से उपहास करते हैं ब्राह्मणों का कि वो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई मारा गया है इनकाउंटर में या इनकाउंटर में उस पर हुआ है तो ब्राह्मण है। आप अपमानित कर रहे हैं, इसलिए आप इस शब्द को वो तो पहले अपने नैरेटिव से हटाइए। आप जब इंटेलेक्चुअल सम्मेलन करते हैं और संवाद करने की कोशिश करते हैं तो आप ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, आप संवाद करने की नई पहल करते हैं जो स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन लिस्ट में जब आप रखते हैं तो शायद आप उसको अपमान करते हैं। रही बात नैरेटिव्स की बात है, ये आपका इलेक्शन का नैरेटिव्स क्या चलेगा नहीं चलेगा त्रिपाठी जी बताएंगे, आप बताएंगे, अपनी पार्टी तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पिछले 12 साल में और योगी जी के 9 साल में जो बदला है, शायद मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव्स काम आएगा। आपको 2024 का पीडीए का जो आपने कुछ लिया था नैरेटिव्स का फ़ायदा, आपको लगता है कि 2027 में भी चल जाएगा, लेकिन आप ये बात हम लोग जानते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन ने इस चीज़ को दिखाया है कि यूपी का नैरेटिव सिर्फ विकास है। जो राकेश जी कह रहे थे कि हम बात बीजेपी विकास को ही आगे बढ़ाएगा अपने नैरेटिव में, देखने की बात और यही उसकी पूंजी है। देखने की बात है कि जनता किस तरह से लेती है इस पूरे मुद्दे को, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप सभी का, राकेश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात होगी झारखंड में छात्र आंदोलन में असमंजस में सरकार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और झारखंड में छात्र आंदोलन पर असमंजस में सरकार। झारखंड में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। इस संघर्ष की मशाल को 8 आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनरत विद्यार्थियों के दम से दिनों दिन कारवां बढ़ता जा रहा है। झारखंड में JPSC, JSSC, CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब बड़ी तादाद में उसमें लोग जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र बारिश के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे 8 छात्र नेता और विद्यार्थियों ने आंदोलन से लेकर एक नई इबारत लिख दी है। जंतर मंतर धरने के विपरीत भारत के जेनजी ने अब तक परेशानियों के बावजूद सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं किया है और ये देखना समझना भी बेहद जरूरी है। आज झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला देश भर में गूंज रहा है। छात्र आंदोलन के तौर तरीके भी बेहद लोकतांत्रिक हैं। यहाँ शालीनता के साथ आंदोलन जारी है। अन्न त्याग कर महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और कुश महतो ने भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई है। आंदोलनरत छात्र झारखंड में नियुक्ति में पारदर्शिता लाने और सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने तथा इसकी CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर तस्वीरों, प्लेकार्ड और बैनर पोस्टर के जरिए सरकार पर व्यंग्य के तीर चलाकर न्याय की मांग की जा रही है। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में राहुल क्रांति और रूपेश पाल ने भी 3 दिनों से भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। झारखंड की बेटियां भी सरकार को झुकाने के लिए भूख हड़ताल के दम पर इंसाफ की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। पहले दिन से ही छात्रों के आंदोलन में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दिन गुजरने के साथ हर रोज ये कारवां बढ़ रहा है। अब तो हबीबा और सविता कुमारी ने भी एक कदम आगे बढ़कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन देश के युवाओं को संदेश भी दे रहा है कि भारत की परंपरा और संवैधानिक सत्ता में उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार। अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर न ही यहां कोई उपद्रव है, न ही कोई हिंसा है और न ही कोई गाली गलौज है। शालीनता से विरोध का झंडा थामे आंदोलनकारी ने से बस यही कह रहे हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार। बिल्कुल, तो बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी हो हल्ले हंगामे के शालीनता के साथ कह रहे हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि इसकी पहले भी की जो जांच की परिणति रही है वो हम देख चुके हैं। देखिए, रिफॉर्म तो सरकार को, मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, लिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो भी वहां रिजाइन दे दिया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए और खासतौर पर मौसम का भी हाल बताइएगा। आप छाता लेकर खड़े हुए हैं तो मैं छात्रों की परेशानी भी आपसे समझना चाहूंगा। दिवाकर। अरुण सर,
देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, पिछले 2 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हम चाहेंगे कि आपको कैमरा के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरा जो जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम है वो किस तरीके से छात्रों से पटा पड़ा है, और इसी तरीके से आंदोलन जो है वो कम संसाधनों के बीच भी आगे बढ़ता जा रहा है। इनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे पहले जो हमारे आई है उसके आधार पर जो एक ब्रेकिंग न्यूज है वो भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि अब सीएम के साथ वार्ता करेगी। ये प्रतिनिधि में इन लोगों ने हालांकि जो सीएम की तरफ से और एक बार फिर से उनका जोरदार तालियों का यहाँ से स्वागत होना चाहिए। लेकिन छात्रों ने आज 8 छात्रों का नाम दिया है, साथ ही साथ 2 पत्रकार प्रतिनिधि और एक कानूनविद का भी नाम दिया है कि इनके सामने ये जो 11 लोगों का जो कमेटी है इनके सामने ही मुख्यमंत्री के समक्ष बातचीत होगी। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी है ये एक तरीके से खुले मंच पर बातचीत होगी। ठीक है, छात्रों के इशू डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन छात्र जो आज मेरी बात हुई है उसके मुताबिक इनका जो आंदोलन है, जो आमरण अनशन का जो आंदोलन है, इसमें 8 छात्र और छात्राएं अभी जारी है और कल हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़ सकती है। और लगातार आज जो दिन में गतिविधियां रही कि विधानसभा में आपने देखा कि किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, तमाम विधायकों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। जी 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 बिल्कुल। और आपने ये जो अपडेट दिया कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने का जो ऐलान हुआ है और उसमें जो एक 8 लोगों का पैनल आपने बताया कि लोग रहेंगे, ये एक बड़ी खबर आपने बताई है। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू निकले और कम से कम छात्रों की बात सुनी जाए प्रेशर के ही तहत, लेकिन ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।